वेरी गुड। सो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ये होता है डेंसिटी डिवाइड बाई मोलैरिटी इक्वल टू 1 अपॉन मोलैलिटी प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 डिवाइड बाई 1000। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनके बीच में, और इस पर एक हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, है ना। तो एक क्वेश्चन इस पे अभी और करेंगे और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 1.45 मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नोट कर लेना। द डेंसिटी ऑफ 1.45 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड is 1.02 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। कॉन्जुगेट बेसिस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस कहाँ से आ गया वैसे? इसे ये वाटर है, अगर इस वाटर से मैं H प्लस हटा दूँ तो क्या बचेगा? OH माइनस। वाटर में क्या होता है? HOH। तो अगर जो सब्सटेंस से H प्लस हटा के जो बचता है उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। जैसे HCl है, HCl से मैं H को हटा दूँ तो क्या बचेगा बताओ? कॉन्जुगेट बेस उस क्या बनेगा? Cl नेगेटिव। Cl Cl नेगेटिव। यस। अगर मैं NH3 से H प्लस को हटा दूँ तो क्या बचेगा? NH3 से H प्लस को हटा दूँ तो क्या बचेगा? NH2। NH2 माइनस। प्लस हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज बचेगा ना। तो ये सब क्या है? कॉन्जुगेट बेस। बेटा ये अभी, लेकिन इसको अभी करने की क्या जरूरत है? कहाँ पे आ गया क्वेश्चन ये? चलो अब इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, बताइए जल्दी से। डेंसिटी डेंसिटी। डेंसिटी की क्या वैल्यू गिवन है जरा बताना मुझे। 1.01 1.0 ग्राम पर ml। सेंटीमीटर क्यूब, ml होता है मिलीलीटर। और क्या गिवन है बताइए जरा मुझे। और क्या गिवन है? मोलैलिटी। मोलैलिटी। मोलैलिटी की क्या वैल्यू गिवन है? 1.45। 1.45। ठीक है। और बताइए सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सॉल्यूट एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COH। और इसका मोलर मास क्या होता है? 60 ग्राम। हाँ, इसका मोलर मास 12 प्लस 3 प्लस कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है 32 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 60 ग्राम पर मोल। चलो यहाँ पे पुट करो। डेंसिटी के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 1.01, राइट ना। 1.01 डिवाइड बाई मोलैरिटी निकालनी है, और मोलैरिटी कितनी है? 1.45। तो 1 अपॉन 1.45 प्लस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 डिवाइड बाई 1000। जल्दी से बताओ मुझे मोलैरिटी क्या आ जाएगी इसकी। जल्दी से बोलो, सॉल्व करो इसको। सर 1.3। 1.35 आंसर आ रहा है। ओके देव। अदर स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं? मयंक ने बताया था क्या? मयंक अभी आंसर आपने किया था क्या बेटा?
नो सर। ओके ओके बेटा, अगर नहीं बोलना हो तो माइक म्यूट रखना। 1.35 आंसर आ रहा है। देखो सभी लोग चेक करो कि आपका ये आंसर है क्या 1.35। कम से कम 4 से 5 बच्चे कंफर्म करें तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। ओके, सो जो मोलैलिटी है दैट इज इक्वल टू 1.35। और एक दो बच्चे बताएं। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन करके पढ़ाई करें। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है। मोलैलिटी 1.35 है। सभी ने सॉल्व किया क्या? यस सर। ओके, Yes, वीडियो ऑन करने को बोला है, माइक ऑन करने नहीं बोला है। ओके चलो एक और इम्पॉर्टेंट देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। आप लोगों ने कल लिखा था मोलैलिटी, मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज N2 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg W1। और W1 अगर मैं ग्राम में पुट करूं तो क्या करना पड़ेगा फिर मुझे? डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाई 1000, तो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूले में W1 को ग्राम में रखना चाहते हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप काम करो, एक N2 इंटू 1000, बहुत ध्यान सभी लोग समझेंगे भाई, नोट नहीं करना। अगर ये बताओ W1 क्या है? W1 क्या है यहाँ पे बताइए जरा मुझे जल्दी से। The mass of solvent। मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इस W1 को मैं मोल्स बनाना चाहूँ, मतलब सॉल्वेंट के मोल्स बनाना चाहूँ तो क्या करूँ मैं इसके लिए? अगर सॉल्वेंट के मोल्स बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ? सर मोलर मास से डिवाइड। मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो सॉल्वेंट को हमने क्या किया, W1 को जो गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोलर मास से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करेंगे तो साथ में और क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ऐसे तो नहीं कर सकते जबरदस्ती। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो ऑन करें जल्दी, पहली बात तो जल्दी से वीडियो ऑन करो सब लोग। सॉल्वेंट के मास को, सॉल्वेंट के गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस? क्या लिखा हुआ है ये बताइए। गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड मोलर मास, क्या होता है ये? मोल्स। मोल। मोल्स। तो मैं लिख सकता हूँ N2 डिवाइड बाई N1 इंटू M1 इंटू 1000। ये लिख दिया मैंने। किसके बराबर है? मोलैलिटी बराबर है। क्या इतना सही बच्चों को समझ में आया? यस या नो? यस सर। और कुछ बच्चे रिस्पॉन्स करें, क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ओके यस सर। ठीक है। अब अगर मुझे मोलैलिटी को इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 सोल्यूट का क्या होगा, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ऐसे तो लिखते हैं मोल फ्रैक्शन को बेटा, सॉरी। मोल फ्रैक्शन X2 क्या होगा, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। और मोल फ्रैक्शन X1 क्या होगा, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। वीडियो ब्लर आ रही है। क्या बेटा कुछ बोल रहे हो क्या आप? सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। हाँ कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल सही दिख रहा है। और भी किसी को ब्लर आ रही क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
यस सर। अभी ठीक है? अच्छा, अभी ठीक आ रही है वीडियो? साक्षी भी ठीक है वीडियो? सर ज्यादा ब्लर नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा है, ज़्यादा तो नहीं है, आई थिंक सो। समझ सकते हो तो आगे बताता हूँ मैं फिर। अभी थोड़ा सा ठीक है ना? ओके, देखो अब मैं क्या करूँगा, मोलैलिटी इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। N2 को मैंने N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया N1 प्लस N2। डिनोमिनेटर में भी N1 को N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, साथ में M1 तो है ही और ऊपर 1000 भी है। बताइए जरा, ये N1 प्लस N कैंसिल हो जाएगा। बताओ ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? x2 x2। और ये क्या लिखा हुआ है? x1। x1। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोलैलिटी इक्वल टू x2 बाई x1 इंटू M1 1000। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दो। ओके। अच्छा, ये लास्ट वाला फॉर्मूला रिपीट करना है ना, लास्ट वाला फॉर्मूला, या यहाँ से रिपीट करना है? बताना मुझे कहाँ से रिपीट करूँ। सर x1 बाय x2 से। x2 बाई x1 से। देखो मैंने N2, अब देखो ठीक आ गया होगा। चलो देखो, मैं ध्यान से बच्चे, मैंने ये लिखा था मोलैलिटी इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, और नीचे लिखा था N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 इंटू M1, और ये था ऊपर इंटू 1000। मैंने इसको लिख दिया x2, ठीक है,
और इसको लिख दिया x1 और ये ऊपर रह गया 1000 और ये मोलैरिटी m1। अभी देखो क्लियर है ना एकदम? यस सर। हाँ, अभी वीडियो ब्लर तो नहीं आ रही है? नो सर। हाँ ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा देखो, फाइनली हमको फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला देखो मैंने ड्राइव कर दिया था, मोलैरिटी इक्वल टू x2 डिवाइड बाई x1 इंटू m1 इंटू 1000। ये हमारा रिलेशन है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, तो आप उसे मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। द मोल फ्रैक्शन, सभी लोग क्वेश्चन लिखे हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ methanol in aqueous solution, the mole fraction of methanol in aqueous solution is 0.02. Find molality. Find molality. The mole fraction of methanol in aqueous solution is 0.02. Calculate the molality. अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वर्जन फैक्टर वाले की। अगर देखो, अगर ये फॉर्मूला ना होता और मोल फ्रैक्शन दिया है और एकदम से मोलैरिटी पूछ लिया तो कैसे करते आप? तो अब ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल होगा, मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको सॉल्व करने में। तो देखो बताइए यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, टेल मी सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सर CH3OH। हाँ, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल सॉल्यूट है, तो मेथेनॉल का मोल फ्रैक्शन मैंने x2 से डिनोट कर दिया विच इक्वल टू 0.02। बताइए यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा बताइए? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? 1 में से माइनस कर दो। बिल्कुल सही, 1 में से माइनस करना होगा। ठीक है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 और x1 आ जाएगा 1 माइनस x2, 1 माइनस 0.02, 0. कितना आ जाएगा 98। तो x1 की वैल्यू आ गई 0.98 और आपको क्या पूछा है? मोलैरिटी। तो पुट करो इसमें, मोलैरिटी इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाई 0.98। बताइए बच्चों m1 के प्लेस में क्या पुट करूं? m1 यहाँ पे क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मोलर मास कितना होता है बताइए जरा? 18। तो इंटू 18 कर दिया हमने, ऊपर 1000। चलो जल्दी सॉल्व करो, बताओ मोलैरिटी कितनी आ गई? सॉल्व। सॉल्व कीजिए इसको। वन पॉइंट 1.13। हाँ 1.13 म्यूट कर लीजिए 1.13। तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलैरिटी से मोलैरिटी कैसे निकालना है, या या फिर मोलैरिटी से मोलैरिटी कैसे निकालना है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो मोलैरिटी कैसे निकालना है। इस तरह कन्वर्जन फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? रेज योर हैंड जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है प्लीज़।
ओके, अंजलि समझ में आ गया क्वेश्चन ये? Yes, sir. ओके, सो मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, ऐसे कन्वर्जन सही बच्चों को आने चाहिए। चलो अब हमने 3 जो है, ये कौन है बच्चा ये जो डिस्टर्ब करने आ रहा है बार बार? ये क्लास का कोई बच्चा मुझे लग रहा है। वीडियो किसका ऑन है और ये माइक कौन किसका किसका सॉन्ग बज रहा था? सर कोई सिंस नाम से एंटर हो रहा है बार बार और वो चला रहा है सर। अच्छा, किस नाम से बेटा? सर सिंस नाम से है। अभी अभी है क्या? अभी देखो, चेक करो, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लीव कर गया। लीव कर गया सर। ओके, तो मैं वेटिंग वेटिंग कर देता हूँ फिर, अब है ना, अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ये कुछ हैं बच्चे जो जिनको पढ़ना नहीं है, वो यही काम करते हैं बैठ करके आराम से, आकर क्लास डिस्टर्ब कर दो बस। चलो नेक्स्ट जो बचता है हमारे पास वो है 4th, मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन के बाद अब आते हैं हम लोग 4th रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज या इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज बोलते हैं और वेट बाय वेट परसेंटेज। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन है। जो बच्चे हैंड, सर आपने मास परसेंट के बाद और लिखा है या फिर ऑफ? मैं फिर से लिख देता हूँ, मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, अभी क्लियर है ना? यस सर। हैंड डाउन कर लो जो बच्चे हैंड रेज करके बैठे हैं। चलो, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है, तो इसका डायरेक्टली फॉर्म लिखना आपको। वेट बाय वेट परसेंटेज होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। परसेंटेज मतलब सर 1000 क्यों होगा? 1000, परसेंटेज का मतलब 1000 होता है ना बेटा, सॉरी 100, सॉरी 100 होता है। 100 सॉरी। मास परसेंटेज का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बेटा, हमसे भी गलती हो सकती है, बच्चे इस तरह डिस्टर्ब करते हैं तो टीचर का माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। सो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना? चलो, अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं ऐसे कहूँ कि क्वेश्चन ऐसे देता हूँ आपको, 5% ग्लूकोज वेट, 5% ग्लूकोज वेट बाय वेट इन वेट बाय वेट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? अगर 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, तो इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? इस लैंग्वेज का ये मतलब होता है, सॉल्यूशन है, बताइए सॉल्यूट क्या होगा इसमें? ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। वाटर। तो हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है बताओ जरा मुझे, मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा? 5 ग्राम।
और मास ऑफ सॉल्यूशन ये कितना होगा बताइए, 100 ग्राम। क्योंकि जब 5% ग्लूकोज बाई मास दे रखा होता है, इसका मतलब होता है कि 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। जब 5% ग्लूकोज बाई मास दिया होता है तो क्या मतलब होता है इसका, 5 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट 95 ग्राम। बिल्कुल सही, 95 ग्राम। तो इस तरह की लैंग्वेज का ये मतलब होता है। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, बट एक बार 2-3 जो बचे उनको भी बता देता हूँ। तो ये होता है मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है ना। और एक होता है बच्चों 5th में वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बस नीचे क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। और इसी तरीके से वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसमें कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ, तो ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम करेंगे। पहले आप ये 6 रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन है, ये 6 मेथड, ठीक है। ये हो गया, और एक अभी और करेंगे हम लोग। इतना सभी क्लियर है? बोलो यस या नो। Yes, sir. हाँ, इसके बाद एक जो है 7th है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का क्या मतलब होता है, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम की कंसंट्रेशन आप लोगों ने पहले सुना है क्या बच्चों? पीपीएम वर्ड सुना है क्या पहले आप लोगों ने? यस या नो? No, sir. पार्ट्स पर मिलियन ये होता है। तो इसका ये होता है, इसका मतलब होता है, अच्छा ये कंसंट्रेशन टर्म तब यूज करते हैं व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो तब ये कंसंट्रेशन यूज होती है, बहुत ही कम हो। अब एग्जाम्पल दूंगा, ये होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, या फिर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, पीपीएम को हम लिख सकते हैं ऐसे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि 10 लाख ग्राम में। देखो बच्चों, जब परसेंटेज था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, और पार्ट्स पर मिलियन में 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सुना ध्यान से मेरी बात को, जब मैं ऐसे बोलता हूँ कि मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो वो होता है परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो वो होता है परसेंटेज, मास परसेंटेज। और जब ये बोला जाए मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन, मीन्स 10 लाख ग्राम सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में अगर मैं सोल्यूट का मास देखता हूँ तो वो पार्ट्स पर मिलियन होता है, और 100 ग्राम सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में सोल्यूट का मास देखता हूँ तो वो हमारा परसेंटेज होता है। अब ये कंसंट्रेशन ऐसा क्यों है, इसको क्यों बनाया गया है,
वो इसलिए, देखो पता है आप लोग किसी बच्चों को पता है कि वाटर की हार्डनेस क्यों होती है? रीजन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बताइए क्यों होती है? वाटर क्यों हार्ड होता है, या हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है बताइए मेरे को, किसी को पता है? किसी बच्चों को पता है हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? नहीं पता? हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पता है किसी को क्या होते हैं? नहीं? सभी तो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं आराम से। सर हाँ सर बताओ। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट और क्लोराइड होते हैं। और कैल्शियम, अच्छा हार्ड वाटर दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होते हैं, और हार्ड वाटर में कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड होते हैं, जो कि आपको पढ़ना है बाद में। लेकिन हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड क्लोराइड एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो वाटर की हार्डनेस जो होती है ना बच्चों, पीपीएम में मेजर की जाती है, पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में। हम ये चेक करते हैं कि 10 लाख लीटर वाटर के रिस्पेक्ट में कितना मास कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो हम ये कहूँ कि 1 ppm CaCO3 बाई मास, अगर मैं ये लैंग्वेज लिखूं तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है? 1 ppm CaCO3 बाई मास, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? 1 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? 1 ppm CaCO3 बाई मास मतलब मास ऑफ CaCO3 कितना हुआ? मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू 1 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा बताओ जल्दी से? 10⁻⁶ ग्राम। हाँ, बस ये परसेंटेज से ये थोड़ा सा अलग है। कभी कभी छोटी क्वांटिटी सॉल्यूट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी मैं हार्डनेस ऑफ वाटर की बात कर रहा था कि अगर 10, जिसमें मैं ये कहूँ कि वाटर पीने के लिए तभी सही है जब 10 लाख लीटर के रिस्पेक्ट में कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैक्सिमम 1 लीटर हो। 10 लाख लीटर के पानी के रिस्पेक्ट में कैल्शियम का बाइकार्बोनेट मैक्सिमम 1 लीटर हो, तब पानी पीने लायक सही है। इसका क्या मतलब है कि पर 10 लाख लीटर मैक्सिमम 1 लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो। अब अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट 2 लीटर हो गया 10 लाख लीटर के रिस्पेक्ट में, तो वो पानी पीने के लिए बहुत ही हार्मफुल हो गया। 2 लीटर छोड़ो, 1.1 लीटर हो गया तभी वो पानी पीने के लिए हार्मफुल हो गया। अब बताओ 10 के रिस्पेक्ट में 10 लाख लीटर के रिस्पेक्ट में 1 लीटर बहुत ही कम है ना, लेकिन तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर तक है तो पानी पीने लायक है, और 1.1 हो गया तो पानी खराब हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसका है, समुद्र में सी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, और वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वो एक्वाटिक स्पीसीज को बचाने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब ऐसा बोलते हैं कि अगर 10 लाख लीटर सी वाटर के रिस्पेक्ट में 1 लीटर O2 है तो सभी एक्वाटिक स्पीसीज बच जाएंगे। सोचो 10 लाख लीटर पानी में अगर 1 लीटर ऑक्सीजन है पर 10 लाख लीटर पानी में, तो 1 लीटर अगर ऑक्सीजन है तो सभी बच जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि 1 ppm O2 इज सफिशियंट। 1 ppm O2 जब लिखूंगा तो 1 लीटर O2 प्रेजेंट इन 10 लाख लीटर पानी वाटर सोल्यूशन, 10 लाख लीटर सोल्यूशन। अब अगर O2 की वॉल्यूम 1 लीटर से घट करके 0.8 लीटर हो जाए तो सभी एक्वाटिक स्पीसीज की डेथ हो जाएगी। मतलब क्या समझिए आप कि 10 लाख लीटर के रिस्पेक्ट में 1 लीटर O2 कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर 1 लीटर O2 जिससे ऑक्सीजन जरा सा भी कम हो जाए तो सारी एक्वाटिक स्पीसीज खत्म हो जाएंगी जो उस 10 लाख लीटर में है, पानी में है। तो मतलब कि
बहुत सारे मतलब सोल्यूशन के हाई मास के रिस्पेक्ट में या सोल्यूशन के हाई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, जब सोल्यूट का थोड़ा वॉल्यूम ही इंपॉर्टेंट हो तब पीपीएम यूज करते हैं। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए, या मेरी सारी मैथ बेकार है? नहीं समझ पा रहे? बताओ। समझ गए सर। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी सिग्निफिकेंट, देन द कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड ppm। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। चलो इसमें अभी आज आपकी मैथ्स की क्लास है कि नहीं है?